तो वेलकम फ्रेंड्स, आप सब लोगों को मेरा सादर नमस्कार। और आई होप आप लोग जीवन में अच्छा कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे ढंग से और अपने सपनों को उड़ान दे रहे होंगे। और आप सबको मेरी शुभकामनाएं हमेशा हैं। और आज हम समय न नष्ट करते हुए अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि स्थल पर यानी कि लैंड पर मौजूद घासों के मैदान हमारे लिए कितना महत्व रखते हैं। यानी आज हम लैंड ग्रास लैंड्स पढ़ेंगे, यानी घासों के मैदान, विशेषकर जमीन पर। समुद्रों में भी घासों के मैदान होते हैं, उन पर भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम केवल जमीन पर पाए जाने वाले घासों के बारे में देखते हैं। ठीक, सुबह सुबह घंटी बजती है घर में, जिनके घरों में घंटी है घंटी बजती है, जिनके घरों में कुंडी है तो कुंडी मतलब खटकाई जाती है, या आवाज़ एक आती है, दूध ले जाओ, ऐसे। अब आप सब पहुंच जाते हैं दूध लेने के लिए। गांव के लोग अपना दूध खुद पैदा करते हैं खाने पीने के लिए, तो उनके पास तो दूध का दुख कम रहता है। शहरों के लोग ग्रामवासियों पर ही डिपेंडेंट हैं। वो दूध लाएंगे तो ये दूध पिएंगे। जब दूध वाला आता है, दूध देकर जाता है, तो दूध कहाँ से आता है? दूध पशुओं से आता है। दूध देने वाले पशु जैसे गाय, भैंस, बहुत जगह पर भेड़ और ऊँट का भी दूध पिया जाता है, बकरी का दूध भी पिया जाता है। तो मोस्टली भारत में गाय और भैंस का दूध ज़्यादा पिया जाता है, उसका परसेंटेज कंजम्पशन में ज़्यादा है। अब ये दूध गाय, भैंसों या कैटल्स जो भी कह लो, इनसे जो आता है, ये कैसे आता है भाई? जब उनको चारा पानी दिया जाता है, वो खाते पीते हैं तो दूध देते हैं। चारा पानी कहाँ से आता है? चारा पानी ज़्यादातर जो फसलें किसान खेत में उगाते हैं, जैसे गेहूँ हुआ, जौ हुआ, ये सब, धान हुआ, तो उनके फसल लेने के बाद जो वो फॉडर बचता है, यानी कि जो वो दाना निकलने के बाद जो पूरी जो गेहूं की फसल होती है या जौ की फसल होती है, उसको थ्रेश करके और उससे भूसा बनाया जाता है। भूसे में जो किसान लोग होते हैं वो और चीज़ें मिलाते हैं, हरा चारा, घास फूस फस और ये कुछ न्यूट्रिएंट्स जो दिए जाते हैं, तो ये सब मिक्स करके जानवरों को खिलाते हैं। अब 12 महीने अगर भूसा अवेलेबल नहीं है या चारा खेत से प्रोड्यूस किया गया चारा मौजूद नहीं है, तब किसान लोग विशेषकर बारिश के मौसम में, जब चारों ओर घास फैली होती है, तो वही किसान लोग अपने जानवर लेकर घासों के मैदान में चराने के लिए ले जाते हैं, ग्रेजिंग कराने के लिए। और वो जानवर वहाँ से चारा चरते हैं, सारी घास चरते हैं और हमें दूध देते हैं। उस दौरान घास के मैदान किसानों की बहुत हेल्प करते हैं, शहरवासियों की भी हेल्प करते हैं।
जिनके पास दूध नहीं होता है, जो दूध के लिए सीधे गांव के किसानों पर डिपेंडेंट है। और जो फसलों से जो चारा पैदा होता है, उसकी थोड़ी सुरक्षा हो जाती है, वो उसकी थोड़ी बचत हो जाती है। अगर घास के मैदान ना हो तो फसलों से पैदा किया गया चारा इनफ नहीं होगा पूरा साल दूध देने वाले जानवरों को खिलाने के लिए। ठीक है, यानी घास के मैदान हमारी खाद्य सुरक्षा यानी फूड सिक्योरिटी के लिए एक स्रोत है। ठीक, घास के मैदान नहीं रहेंगे तो जो ये पालतू पशु जानवर हैं इनके अस्तित्व पर खतरा आ सकता है। तो ये तो हुई पालतू जानवरों के संदर्भ में अगर देखा जाए, दूध दही मांस वगैरह के संदर्भ में देखा जाए तो ये तो हुई घास के महत्व का एक पहलू। दूसरा, आपने देखा होगा कि जैसे कुछ राज्य हैं, वहाँ की कुछ नोमैडिक यानी पशुपालन करने वाली जातियाँ हैं जो इन्हीं घास के मैदानों में घासों की खोज के लिए या अपने पशुओं को चराने के लिए इन द बेटर सेंस दूर दूर तक वो लोग ट्रैवल करते हैं, यानी नोमैडिक होते हैं। ठीक, बंजारे टाइप के जो कि पशुपालन करते हैं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ये इन जगहों पर पाए जाने वाले, आपने नाम सुना होगा गद्दी लोग, है ना, बकरवाल जो होते हैं वो लोग, ये बकरी पालते हैं। ये भी जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश एरिया में पाए जाते हैं ये लोग। गुर्जर लोग, ठीक है, ये लोग जैसे आपने टीवी में देखा भी होगा या सुना भी होगा, तो ये लोग अपने पशुओं को गर्मियों में हिमालय की जो पहाड़ियाँ हैं इनके ऊपर ले जाते हैं चराने के लिए कि पशु जो है वो गर्मियों में वहाँ की घास चरें। जब सर्दी होती है तो नीचे आ जाते हैं। तो ये जो घास के मैदान हैं जो पहाड़ियों पर जो पाए जाते हैं, हिमालय की पहाड़ियों पर, ये इन समुदाय की जीवन रेखा हैं। ये अपने पशुओं को घासों के मैदान के बेसिस पर ही पालते हैं। घासों के मैदान जो हिमालय क्षेत्र में हैं, पहाड़ियों के स्लोप पर, ये इनको रोजी रोटी देते हैं। ये अपने पशुओं को वहाँ चराते हैं और बदले में अपनी भेड़ से ऊन वगैरह प्राप्त करते हैं, मीट वगैरह भेड़ बकरियों से मीट वगैरह प्राप्त करते हैं, और दूध देने वाले जो जानवर होते हैं उनसे दूध प्राप्त करते हैं। समझ में आया? और बहुत सी जनजातियां हैं, तो इन सब के बारे में जानने के लिए हम देखते हैं कि अपने भारतवर्ष में कहाँ कहाँ पर किस किस टाइप के घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, तो घास के मैदान को जानने से पहले देखिए घास के मैदान कब बनते हैं, ग्रास लैंड्स बनते कब हैं। तो ग्रास लैंड वहाँ बनते हैं जहाँ पर जो बारिश है, रेन, वो थोड़ी मात्रा में हो, बहुत ज़्यादा ना हो। एक तो वहाँ पर घास के मैदान बनते हैं, दूसरा वहाँ की जो मिट्टी है
यानी सॉइल, यानी मिट्टी जो वहाँ पर है ना, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो पुअर हो, मतलब जो मिट्टी है वो ज़्यादा उपजाऊ न हो। ऐसा नहीं है कि जहाँ बारिश लो होती है घास के मैदान वहीं पाए जाते हैं, ऐसा भी नहीं है। जहाँ खूब पानी होता है वहाँ भी घास के मैदान पाए जाते हैं। जैसे अपने इंडिया में जो तराई रीजन है, तराई रीजन मीन्स हिमालय का एकदम निचला हिस्सा, फुट हिल्स जो होती है ना, एकदम उनके नीचे, जो हिमालय के जस्ट नीचे, जहाँ सारी नदियाँ ग्लेशियर से पानी ला के वाटर लॉगिंग कर देती हैं, यानी दलदल बना देती हैं, उस रीजन में भी घास पैदा होती हैं और उनकी लंबाई 5-5, 6-6 मीटर ऊंची मतलब लंबाई होती है उनकी। उनको बोलते हैं एलिफेंट ग्रास, यानी हाथी घास। तो ऐसा नहीं है कि बारिश जहाँ कम है वहीं पर घास के मैदान हैं। अगर बारिश ज़्यादा भी है तो वहाँ की अगर मिट्टी की क्वालिटी बहुत पुअर है, मतलब इतनी पुअर है कि वो बड़े पेड़ नहीं बना सकती है, वो बहुत बड़े बड़े पेड़ों के लिए पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशंस यानी पोषक तत्व नहीं दे पाती है, तो भी वहाँ घास के मैदान बन जाते हैं। तो ये दोनों जो या तो ये दोनों एक साथ मौजूद हों चीज़ें, यानी कम बारिश और मिट्टी की क्वालिटी लो, या तो अगर मिट्टी की क्वालिटी बहुत पुअर है तो ज़्यादा बारिश हो तब भी घास के मैदान बन सकते हैं, और अगर मिट्टी की क्वालिटी अच्छी भी है और अगर बारिश ही नहीं है वहाँ पर तो भी वहाँ पर घास के मैदान बन सकते हैं। जैसे ज़्यादातर हिल स्लोप्स यानी पहाड़ियों के ढलान पर जो हिल स्लोप्स होते हैं वहाँ पर भी घास के मैदान बनते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो मिट्टी होती है हिल पर वो बहुत पतली होती है, मतलब जस्ट हिल की जो रॉक होती है यानी जो चट्टान होती है उसके ऊपर कुछ ही मोटी मिट्टी की परत होती है, जिससे वो बहुत बड़े विशालकाय पेड़ वहाँ नहीं बन पाते हैं। और दूसरा, वहाँ पर जो पानी गिरता है वो बह के नीचे आ जाता है, तो वहाँ पर पानी की मात्रा भी लो होती है, यानी रेन का पानी वहाँ रुकता नहीं है, तो वहाँ पर भी हमको घास के मैदान मिलते हैं। मतलब बारिश भी अच्छी है तब भी वहाँ पर घास के मैदान मिल जाते हैं। तो पहाड़ों पर भी घास के मैदान होते हैं स्लोप पर। तो ये चीज़ें जो होती हैं वो घास के मैदान बनने में मदद करती हैं। ठीक है, चले आगे। तो इंडिया में घास के मैदान कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और कहाँ कहाँ वितरित हैं, क्यों ऐसे हैं, ये सब हम देखते हैं। ठीक है, एक भारत का मानचित्र ऐसे छोटा सा बनाते हैं। ठीक है, इंडिया का मैप छोटा सा बनाते हैं सिंबलाइजेशन के तौर पर, ज़्यादा उसको परफेक्ट तौर पर मत देखिए। जस्ट समझाने के लिए, ऐसे ये अगर हमारा इंडिया है, ये यहाँ पर अंडमान निकोबार भी बना देते हैं, यहाँ पर लक्षद्वीप भी बना देते हैं। चलो ठीक, ये हमारा इंडिया है। तो घास के मैदान इंडिया में कहाँ कहाँ पर स्पेशली पाए जाते हैं, तो हिमालय जो रीजन है वहाँ पर आते हैं। पहले हिमालय रीजन पे
यानी यहाँ पे लद्दाख हुआ, जम्मू कश्मीर हुआ, हिमाचल प्रदेश हुआ, उत्तराखंड हुआ, ये सब जगह, और ये पंजाब का कुछ एरिया हुआ इतना जगह, और इधर अरुणाचल प्रदेश हुआ, सिक्किम हुआ, ये एरिया। ठीक है, तो ये एरिया ना, यहाँ पे, तो यहाँ पे घास के मैदान कैसे बनते हैं? यहाँ घास के मैदान जो बनते हैं वो आप समझ रहे हो, हिल में स्लोप्स होते हैं, और टेम्परेचर भी यहाँ पर बहुत ठंडा होता है। तो यानी कि यहाँ पर जो भी वनस्पति पाई जाएगी, जो भी वेजिटेशन पाया जाएगा, उसको सनलाइट बहुत कम मिलती है। यानी ये सीधे वहाँ पर पाई जाने वाली जो भी वनस्पति है उनकी प्रकाश संश्लेषण क्रिया पर असर डालेगा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये सब मिलकर ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। वो ग्लूकोज पौधों के लिए भोजन का काम करता है और पौधों की वृद्धि करता है। जितना ज़्यादा कार्बन प्रकाश मिलता रहेगा, वाटर मिलता रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता रहेगा, और ज़मीन से पर्याप्त मात्रा में जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं, यानी पोषक तत्व हैं, जैसे नाइट्रोजन, सल्फर, पोटेशियम, फास्फोरस, ये सब मिलते रहेंगे, उतना ज़्यादा पेड़ों की ग्रोथ होगी, क्योंकि उतना ज़्यादा पेड़ों के ग्रो करने के लिए भोजन के तौर पर ग्लूकोज बनेगा। अब पर्वतों पर क्या होता है कि स्लोप होता है, यानी ढलान होती है। ढलान रहने से वहाँ पानी बहुत देर मिट्टी में रुकता नहीं है। दूसरा जो पर्वतों पर जो मौजूद जो मिट्टी होती है उसकी थिकनेस कम होती है और उसकी क्वालिटी भी पुअर होती है। बारिश होती है, पर्वतों के ढलान पर बारिश होती है, लेकिन वो बारिश रुक नहीं पाती है, या वहाँ पर यानी वहाँ पानी की मात्रा भी कम हो जाती है। तो प्रकाश संश्लेषण में यूज होने वाले लगभग सारे जो चीज़ें हैं वो वहाँ पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती हैं। तो वहाँ पर जो पौधे या जो पेड़ होते हैं वो कोनिकल होते हैं, वो शंकुकार कोनिकल होते हैं। बर्फबारी से बचने के लिए भी वो शंकुकार होते हैं, और उनकी पत्तियां मोटी होती हैं, चौड़ी होती हैं, जैसे चीड़, देवदार, ये सब वहाँ पर पाए जाती हैं। थोड़ा अगर आप और हाइट पर जाओ, हिमालय रीजन में अगर आप थोड़ा और हाइट पर जाएंगे तो स्नो लाइन आ जाती है, यानी बर्फ शुरू हो जाती है, और वहाँ की जो ये वनस्पति होती है उसको बोलते हैं टुंडा वनस्पति, जिसमें फर्न, लाइकेन, ये सब चीज़ें वहाँ पाई जाती हैं। मतलब आइस लाइन के पास, स्नो लाइन के पास लाइकेन, फर्न, ये सब पाया जाता है। और देवदार के जो बड़े बड़े वृक्ष हैं थोड़ा ढलान पर होते हैं। तो ऐसी जगह पर ग्रास लैंड स्लोप पर तैयार होती हैं, यानी जो ढलान है वहाँ पर ग्रास लैंड्स तैयार होती हैं। इन ग्रास लैंड्स में क्योंकि यहाँ सनलाइट भी कम होती है तो ज़्यादातर बड़े वृक्ष नहीं बन पाते हैं। कोनीफेरस, अल्पाइन और टुंडा वनस्पति, अल्पाइन वनस्पति है ना, अल्पाइन वेजिटेबल बोलते हैं, टुंडा वेजिटेबल बोलते हैं। ज़्यादा बर्फ के पास जो बहुत छोटी छोटी झाड़ियाँ और होती है ना, बिल्कुल छोटे छोटे पौधे, उनको बोलते हैं टुंडा, या टुंडा बोलते हैं। जरा सा नीचे हो तो उनको अल्पाइन बोलते हैं। तो इन सब वनस्पतियों के बीच में ग्रास लैंड्स रहते हैं, जो ये बड़े बड़े कोनिकल ट्रीज हैं, जैसे चीड़, देवदार वगैरह। इन ग्रास लैंड्स में की खासियत है कि वो इन्हीं कोनिकल जो फॉरेस्ट्स होते हैं इन्हीं के बीच में पाए जाते हैं।
ये ग्रासलैंड्स जो हिमालय रीजन में होते हैं वो बहुत से जनजातियों को पशुपालन के लिए सपोर्ट करते हैं और वहाँ पर पाए जाने वाले बहुत सी स्पेशल जो जानवर हैं ये उनको सपोर्ट करते हैं। हिमालय में पाए जाने वाली कुछ स्पेशल जीव हैं, जैसे कश्मीरी स्टार, जिसको हांगुल भी बोलते हैं। ये एक टाइप का हिरन है, ठीक है। तो यही ग्रासलैंड्स, यही हिमालयी ग्रासलैंड्स इसके जीने का आधार है। हिमालय में पाई जाने वाली ब्लू सी, ब्लू सी एक प्रकार की भेड़ है जो हिमालयी क्षेत्र में पाई जाती है और इनके लिए भी यही हिमालयी जो घास है ये इनके लिए जीवन का स्रोत है। हिमालयन थार, ये भी इन्हीं ग्रास पर बेस्ड है। ये भी यही हिमालयी ग्रास लैंड अगर जो है इन्हीं पर ये जिंदा है। और स्नो लियोपार्ड यानी बर्फीला तेंदुआ, वो किस लिए है कि ये ब्लू सी, माउंटेन गोट, हिमालय थार, ये जो वहाँ पर जो ये प्रजाति रहती हैं उनका ये शिकार करता है और जिंदा रहता है। तो स्नो लियोपार्ड यानी स्नो लेपर्ड यानी बर्फीला तेंदुआ, ठीक है। अगर यहाँ पर आओ, यहाँ पे इस एरिया में, तो इस एरिया में भी बहुत से स्पेशल जीव हैं जो कि इन्हीं हिमालयी रीजन में पाए जाते हैं। जैसे रेड पांडा, ये सिक्किम और नॉर्थ ईस्ट के ये पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये सारे स्पेशल जानवर जो हैं वो इन रीजन में पाया जाता है, जो पाए जाते हैं वो इन्हीं ग्रास लैंड और इनसे जुड़े और इन्हीं ग्रास लैंडों के बीच में जो ये कुछ वृक्ष पाए जाते हैं, पैचेस, वृक्ष के छोटे छोटे झुंड, ये सब उन पर निर्भर हैं। तो वहाँ पर पाए जाने वाले इन स्पेशल जानवरों का जो जीवन का जो स्रोत है, जो फर्स्ट जो स्टेप है, वो है हिमालय में पाई जाने वाली घास यानी ग्रासलैंड्स। वहाँ के हिमालय में बहुत सी पास्टोरल यानी चरवाहे के रूप में अपना जीवन व्यतीत करने वाली जनजातियां भी रहती हैं, जिनमें बहुत फेमस हैं, जैसा कि अभी हमने बताया था, गद्दी, नंबर 2 गुर्जर लोग जो कि हिमालय और राजस्थान तक फैले हुए हैं। तीसरा है बकरवाल लोग, ये भी जम्मू कश्मीर एरिया में पाए जाते हैं। बकरवाल लोग भेड़, बकरी ये सब ज़्यादा पालते हैं। उनका ऊन काट के उससे पश्मीना शाल वगैरह जो बनती हैं, फेमस पश्मीना शाल वगैरह, ये उन बकरियों और भेड़ों को पालते हैं। ये भी लोग वही काम करते हैं। गुर्जर लोग भी पशुओं को पालते हैं। ये गुर्जर लोग हरियाणा और ये राजस्थान एरिया में भी मिलते हैं, जहाँ वो भैंस इन सब जानवरों को पालते हैं, मतलब थोड़ा बड़े जानवरों को। हिमालय में जो है ये जातियाँ जो कि जम्मू कश्मीर में है, ये लोग भैंस वैंस नहीं पालते हैं, गाय वाय, ये ज़्यादातर बकरियाँ और भेड़ पालते हैं, ठीक है। सिमिलरली आप अगर उत्तराखंड साइड में आओ,
ये तो इस रीजन के में कुछ जातियाँ हुई। आप उत्तराखंड जात में आओ तो वहाँ पर हैं भोटिया पीपुल, ये भी भेड़ बकरी पालते हैं और अपनी भेड़ बकरियों को चराते रहते हैं इन्हीं हिमालय के घासों के मैदान में। सिक्किम के पास भूटिया लोग, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश साइड में आओ यहाँ पर मोंगपा लोग, ये सब चरवाह लोग हैं। ये जो जातियां हैं, जनजातियां हैं, पूरी तरह से हिमालयी ग्रास लैंड्स यानी हिमालयी घास के मैदान पर डिपेंडेंट है। ठीक है ना। तो आपने देखा कि हिमालय रीजन में ये जो घास के मैदान हैं, ये इन चरवाही जातियों को, ठीक है, और इनके को ये जो ग्रास लैंड है इन चरवाही जातियों को रोजी रोटी प्रदान करते हैं, इनके जीवन स्तर को उठाते हैं, इनको जिंदा रखते हैं, इनके जानवरों को जिंदा रखते हैं और उनके द्वारा प्रोड्यूस वूल यानी ऊन, दूध, दही और भी जो भी सामान है, चमड़ा वगैरह, ये सब सप्लाई करते हैं और वो कहीं ना कहीं तक वो चीज़ें हम तक भी शहरों में पहुंचती हैं। तो आप समझ रहे हैं ना कि वहाँ के घास के मैदान हमारे कितना काम आते हैं। इसके अलावा हिमालयी जो घास के मैदान हैं वो कुछ स्पेशल वन्य जीवों को जिंदा रखते हैं, ठीक है, कुछ स्पेशल वन्य जीवों को जिंदा रखते हैं और ये पूरा एक इकोसिस्टम है जो कि फूड चेन के द्वारा हर जीव से जुड़ा रहता है। ये जो घास के मैदान होते हैं वो कार्बन सिंक होते हैं, कार्बन सिंक। ये घास के मैदान पर्याप्त मात्रा में या बहुत अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके एक तरह से कार्बन स्टोरेज का भी काम करते हैं। समझ में आया? अब हम थोड़ा हिमालयी रीजन के ग्रास लैंड्स को समझ के थोड़ा आगे चलते हैं, दूसरे रीजन में आते हैं। तो अब हम आते हैं यहाँ राजस्थान, मतलब गुजरात और महाराष्ट्र, यानी ये वेस्ट इंडिया के रीजन में जो घास मैदान है उनकी ओर आते हैं और ये मध्य प्रदेश को भी शामिल करते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और ये कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश का यहाँ पर आते हैं। तो ये जो रीजन है ना, ये विशेषकर अभी हम महाराष्ट्र के बारे में बात नहीं करते हैं। थोड़ा सूखे जो एरिया है, जो सेमी एरिड टाइप के एरिया है, यानी कम बारिश होती है, वहाँ आते हैं। तो महाराष्ट्र का ये जो मध्य भाग है हम इसको लेते हैं क्योंकि वहाँ पर कम बारिश होती है। तो कह सकते हो कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, डेक्कन मतलब दक्षिण भारत का वो हिस्सा जिसमें कम बारिश होती है, तो हम वहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पर कम बारिश होती है, तो यहाँ पर जो घास के मैदान हैं वो सीजनल होते हैं, मतलब बाकी समय जब तक मानसून नहीं रहता है वो घास के मैदान सूख जाते हैं और जब मानसून आता है और पानी की बूंदें गिरती हैं तो घास के मैदान वापस हरे भरे हो जाते हैं, क्योंकि जो जड़ें होती हैं घासों की वो जिंदा रहती हैं और ऊपर की जो पत्तियां होती हैं ज़्यादातर वो सूख जाती हैं और उनसे जो बीज जो झड़ते हैं सूखने से पहले, वो नए सीजन में जब नया पानी मिलता है मानसून से या बारिश से,
तो वो बीज नई घास बनाते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और आपको बता दें कि ये जो हिमालयी जो रीजन है, यहाँ पर जो ग्रास लैंड्स हैं, वहाँ पर फूलों की प्रजातियाँ, यानी फूलों की घास, यानी घास कोई घास ही नहीं होती है। घास का मतलब होता है कि छोटी मोटी झाड़ियाँ जो होती हैं वो भी सब श्रब्स, वो भी घास भी आती है। तो वहाँ पर हिमालयी जो रीजन है, वहाँ पर जो घास के मैदान हैं उनमें फूलों की बहुत वैरायटी है। हजारों टाइप के फूलों के पौधे हैं, फूलों की जातियाँ हैं। और हिमालयी रीजन में बहुत ज़्यादा मेडिसिनल प्लांट्स, यानी औषधियों में यूज होने वाले प्लांट्स पाए जाते हैं। चाहे वो एलोपैथिक हो, चाहे वो ये होम्योपैथिक हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, हर जगह यूज करने के लिए हमको बेसिक कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ती है। और वो बेसिक जो कंपाउंड्स होते हैं वो मेडिसिनल जो ये पौधे होते हैं उनसे प्राप्त किए जाते हैं। तो हिमालयी जो घास है वो दवाइयों का एक बहुत बड़ा स्रोत है। ठीक है। तो ये जो वेस्टर्न की ओर हम आते हैं, नंबर 2, थोड़ा सेमी एरिड या सेमी एरिड मतलब शुष्क वातावरण कह लो, या डिजर्ट, मतलब कह लो रेगिस्तान में जो थोड़ी बहुत घास पाई जाती है। दक्षिण का पठार यानी डेक्कन एरिया, उसको आप मान लो। ठीक है। सेंट्रल इंडिया, यानी जहाँ पर बारिश कम है। हमने घास के उगने की कंडीशन बताई थी ना, कि कम बारिश अगर होती है तो भी घास ज़्यादा उगती है पेड़ों की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए पानी बहुत जरूरी है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी, और हमको मिलता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन। समझे? फार्मूला बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। सूर्य का प्रकाश चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए साथ में। तो क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है। तो अगर पानी कम रहेगा तो जाहिर सी बात है ये ग्लूकोज जो कि पौधों को बड़ा करने के लिए चाहिए, ये कम बनेगा। यहाँ पर धूप तो बहुत रहती है। ये जो रीजन है ना, ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और ये मध्य का डेक्कन भाग यानी पठार, यहाँ धूप तो रहती है लेकिन यहाँ पानी कम है। तो यानी ये तो है लेकिन पानी कम है, तो यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया तेजी से नहीं हो पाएगी, तो ज़्यादा ग्लूकोज नहीं बनेगा। ज़्यादा ग्लूकोज नहीं बनेगा तो पौधों को पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिलेगा, तो पौधे उतने बड़े नहीं हो पाएंगे, यानी शॉर्ट रह जाते हैं, तो वो झाड़ियाँ बन जाते हैं या घास बन जाते हैं। तो यानी वहाँ पर घास और झाड़ियों का डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। कहाँ पर? जहाँ पर रेगिस्तान है, कम बारिश, शुष्क प्रदेश है, कम बारिश वाला स्थान है। दक्षिण का पठार उसी रीजन में आता है और सेंट्रल इंडिया आता है। तो यहाँ पर जो पेड़ होते हैं उनके बीच में घास के खूब मैदान पाए जाते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा चरवाहे जातियाँ यहाँ भी हैं, जैसे गडेरिया जाति यूपी में भी पाई जाती है, क्योंकि यूपी में भी घास के मैदान है। विशेषकर बुंदेलखंड एरिया अगर आप जाओ तो वहाँ भी घास के मैदान है, क्योंकि वो भी एक सूखा प्रदेश है, ज़्यादा बारिश नहीं होती है। तो इसमें आप बुंदेलखंड का एरिया भी शामिल कर सकते हो। मध्य प्रदेश में भी कोई बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है, बहुत कम स्थानों पर ही मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बाकी सारे जगह
कम बारिश होती है तो मध्य प्रदेश में भी घास के मैदान खूब हैं, और मध्य प्रदेश में भी गड़ेरिया जाति पाई जाती है जो कि भेड़ पालती है। तो यानी गड़ेरिया जनजाति के लोग जो हैं, जाति के लोग जो भेड़ पालन करते हैं, उनके लिए ये सब घास के मैदान उनकी जीवन रेखा है। घोसी जाति पाई जाती है मध्य प्रदेश में। सिमिलरली जो ये महाराष्ट्र और कर्नाटक का ये जो डेक्कन एरिया है, जहाँ जहाँ कम बारिश होती है, वहाँ पर गाविल लोग पाए जाते हैं। गाविल ये भी लोग पशुपालन करते हैं, और तो उनके लिए भी ये सब घास के मैदान एक उनके लिए भी जीवन रेखा है। राजस्थान में जैसे जाओ तो वहाँ पर मेड़ लोग पाए जाते हैं। वो लोग ऊँट पालते हैं, कैमल पालते हैं, तो कैमल को भी घास चाहिए खाने के लिए। तो राजस्थान के जो घास के जो मैदान हैं वो उनकी जीवन रेखा है। रबाड़ी लोग पाए जाते हैं। रबाड़ी लोग ये भी पास्टोरलिस्ट हैं, यानी कि चरवाहे हैं, और ये राजस्थान और गुजरात एरिया में पाए जाते हैं। और ये जो आंध्र प्रदेश का ये जो तेलंगाना का जो ये एरिया है ना, जो ये पठार एरिया जहाँ पर कम बारिश होती है, वहाँ पर कुरुमा जनजाति पाई जाती है, कुरुमा जाति पाई जाती है। जो चरवाहे होते हैं कुरुमा, वहाँ पर कुरुमा जाति के लोग रहते हैं जो चरवाहे होते हैं। तो इसी तरह आप अगर देखो तो इन जनजातियों को या इन जातियों को जो कि चरवाहे हैं, इनको ये घास के मैदान सपोर्ट करते हैं। ये घास के मैदान इनको सपोर्ट करते हैं, इनके पशुओं के लिए चारा प्रोवाइड कराते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं, और ये लोग अपने पशुओं से दूध, भेड़ से ऊन ये सब प्राप्त करते हैं, बकरियों से मांस वगैरह प्राप्त करते हैं, और अपनी इकोनॉमी को वो सपोर्ट करते हैं, और वो सामान हमें भी मिलता है। ठीक है, हमें भी मतलब जो लोग शहरी परिदृश्य से अगर देखो तो जो लोग डायरेक्टली इन चीज़ों पर डिपेंड नहीं है, उनको भी ये सामान मिलता है। इसका मतलब कि घास के मैदान, दूध, दही, इन सबके एक तरह से मूल स्रोत है, यानी फंडामेंटल सोर्स है। तो यहाँ पर जो ये एरिया है सेमी, मतलब ये राजस्थान, गुजरात, ये डेक्कन, ये सेंट्रल इंडिया, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु भी बहुत मिलते हैं, और ज़्यादातर इन्हीं घासों के मैदानों में मैदानों से जुड़े हुए जो नेशनल पार्क्स हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं। टाइगर को घास में जीना है, क्योंकि उसको छुप कर शिकार करना है। तो अगर घासों के मैदान नेशनल पार्क में जिन नेशनल पार्क में घास ज़्यादा होती है, वहाँ पर टाइगर पाए जाने की संभावना ज़्यादा होती है। इसीलिए ये जो मध्य प्रदेश है, यहाँ सबसे ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं। और ठीक है, कर्नाटक का ये जो एरिया है, यहाँ बहुत टाइगर पाए जाते हैं। ये जो महाराष्ट्र का एरिया है, यहाँ भी बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं, टडोबा है ना, चंदोली, ये सब, जहाँ पर बहुत टाइगर्स हैं। और गुजरात एरिया में अगर देखो तो वहाँ पर गिर फॉरेस्ट है, वहाँ भी गिर के शेर पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ भी घास बहुत होती है। रणथंभौर सरिस्का नेशनल पार्क जो टाइगर्स के हैं मेन उनके हैबिटेट, वो पाए जाते हैं राजस्थान में। तो जहाँ जहाँ पर घास के मैदान हैं, उनसे जुड़े नेशनल पार्क जो हैं, वहाँ पर टाइगर की जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो टाइगर हुआ, और आपके गुजरात में पाए जाने वाले स्पेशल जानवर जैसे ब्लैक बक एक हिरन होता है जो काले रंग का होता है। सलमान खान वाला केस अगर आपको न्यूज़ में डालो, सलमान खान ब्लैक बक केस, तो आपको ब्लैक बक दिख जाएगा। और राजस्थान
के रेगिस्तान में पाए जाने वाली स्पेशल बर्ड जिसको बोलते हैं कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है, वो भी बहुत स्पेशल बर्ड है, बड़े साइज की। और ये भी राजस्थान के रेगिस्तान से जो जुड़ा हुआ जो घास का मैदान है वहाँ पर बहुत ज़्यादा होती हैं। ये जो कम बारिश वाले ये जो घास के मैदान होते हैं, यहाँ कीटों की संख्या यानी इंसेक्टिसाइड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, कीट पतंगों की संख्या बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ज़्यादातर जो चिड़िया होती हैं वो कीट पतंगों पर निर्भर होती हैं, वो उनको फूड के तौर पर खाती हैं। तो ये जो घास के मैदान है ना, ये वाले जहाँ पर ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये जो एरिया है, यहाँ पर चिड़ियों की संख्या भी बहुत ज़्यादा होती है। वनों में पाए जाने वाली जो चिड़िया होती है स्पेशली उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ कीट पतंगों की संख्या अधिक होती है। कम बारिश वाले जो जगह होती है वहाँ कीट पतंगे भी खूब पैदा होते हैं, ठीक है। और भेड़िए वगैरह भी यहाँ मिलते हैं, बारहसिंगे और हिरन की प्रजातियाँ इन मैदानों में भी खूब होती हैं, घास के मैदानों में। और हाथी भी, ठीक है। तो मेनली देखा जाए तो ये जो रीजन में जो घास के मैदान हैं वो वन जीवों से भरे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर घास ज़्यादा रहेगी तो वहाँ हिरण बहुत रहेंगे। जब हिरण बहुत रहेंगे तो अन्य जीव भी, प्रीडेटर्स वहाँ पर ज़्यादा रहेंगे। तो ये एक खाद्य श्रृंखला होती है, अगर आप समझो तो। ये जो घास के मैदान हैं ये बहुत से जीवों को सपोर्ट करते रहते हैं। अब हम आते हैं कि अपने तीसरे ग्रास लैंड सिस्टम में। ये जो देख रहे हैं ना, ये समुद्र मतलब हिमालय के जहाँ से हिमालय खत्म होता है, ये तराई रीजन बोलते हैं। किनारे किनारे हिमालय के किनारे किनारे का जो ये रीजन है इसको तराई रीजन बोलते हैं। ये रीजन ज़्यादातर दलदली होता है। इन रीजन में पाए जाने वाले ज़्यादातर जानवर बहुत बड़े बड़ी दलदली घासों में यानी हाथी घासों में रहना पसंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल राइनो यानी गैंडा वगैरह। तो इनमें क्या होता है कि यहाँ पर ये जो हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं ये मैदानों में प्रवेश करती हैं, तो यहाँ पर बहुत दलदल हो जाता है, वाटर लॉगिंग। नंबर 3 तराई घास के मैदान। जो तराई घास के मैदान होते हैं यहाँ वाटर लॉगिंग बहुत होती है, यानी यहाँ पर मार्सी यानी दलदली क्षेत्र होते हैं और घास की लंबाई कई मीटर ऊपर तक होती है। यहाँ पर वो जानवर पाए जाते हैं जो इन जगहों में रहना पसंद करते हैं। यहाँ शेर भी पाए जाते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश का लखीमपुर एरिया जहाँ पर दुधवा नेशनल पार्क है, और उस एरिया में कई टाइगर रिजर्व है, शायद 3 टाइगर रिजर्व है ना। और ये उत्तराखंड का जिम कार्बेट नेशनल पार्क है, उसका भी जो साउथ रीजन है वो तराई एरिया में आता है। तो यहाँ पर टाइगर्स खूब रहते हैं। टाइगर्स को घास का मैदान चाहिए, और मतलब घास चाहिए छिपने के लिए, और शिकार करने के लिए घासों पर रहने वाले पर्याप्त मात्रा में हिरण। टाइगर बस केवल बहुत ठंडी जगह में नहीं रहते हैं, टाइगर को थोड़ा वार्म इन्वायरमेंट पसंद होता है। जैसे आपसे कहा जाए क्या मतलब हेमिस नेशनल पार्क में टाइगर मिलेगा, तो आप समझ जाइए नहीं मिलेगा, क्योंकि हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख एरिया में है ये, तो ये बहुत ठंडा एरिया है और टाइगर बहुत ठंडे एरिया में नहीं रहता, उसको वार्म, थोड़ा गर्म, दलदली और घास से भरा और जहाँ पर हिरण वगैरह खूब मिले वो एरिया पसंद है। तो ये जो तराई रीजन है यहाँ पर भी बहुत प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, जैसे हिरण, गैंडा, हाथी। ये जैसे यहाँ पर जैसे बहुत इस रीजन में, तराई रीजन में बहुत बढ़िया नेशनल पार्क हैं, बड़े बड़े यहाँ भी हैं। और यहाँ भी जैसे मानस नेशनल पार्क,
असम में, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में। तो ये जो है ना, ये बुक्सा नेशनल पार्क वगैरह ये पश्चिम बंगाल में। तो ये जो नेशनल पार्क इन रीजन में है जहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में गैंडा, हाथी ये सब पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ की जो घास होती है बहुत ऊंची होती है। और शेर भी बहुत पाए जाते हैं, चीतल, बारहसिंगा ये सब भी बहुत पाए जाते हैं। असम के मानस नेशनल पार्क में गोल्डन लंगूर यानी सुनहरा बंदर भी पाया जाता है, गोल्डन लंगूर। ठीक है, तो ये सब जीव जंतुओं के लिए ये तराई के मैदान, जो तराई घास के मैदान है, ये बहुत काम आते हैं। ठीक है, जैव विविधता वहाँ से वहाँ की जो जैव विविधता है वो तराई के घासों के मैदान पर डिपेंडेंट है। यहाँ जो घास होती है उसको बोलते हैं एलिफेंट ग्रास यानी हाथी घास। उसकी ऊंचाई 5 मीटर तक होती है। तो ये शिकारी जानवरों के लिए और शिकार होने वाले जानवरों के लिए यानी दोनों के लिए एक सुरक्षा मुहैया कराती हैं। पर्याप्त मात्रा में यहाँ पानी होता है और घास होती है। ठीक है, और ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़े वृक्ष भी नहीं होते, यहाँ साल के वृक्ष बहुत पाए जाते हैं, बहुत मोटे मोटे, बहुत बड़े बड़े। ठीक है, लेकिन सुंदरवन टाइप का बहुत घना जंगल नहीं होता। चौथा ग्रास सिस्टम है अपने भारत में पाया जाने वाला। कौन सा? 16 ग्रास सिस्टम। 16 ग्रास लैंड, ये घास के मैदान 16 घास के मैदान, ये कहाँ पाए जाते हैं? 16 घास के मैदान जो हैं वो पाए जाते हैं वेस्टर्न घाट, है ना, ये रीजन देख रहे हो, ये या जहाँ पर खूब बारिश होती है, वेस्टर्न घाट की पहाड़ियाँ, बिल्कुल जैसे ये महाराष्ट्र का वेस्टर्न घाट, ये कर्नाटक का, ये सब केरला, तमिलनाडु, जितने एरिया में यहाँ पे पाए जाते हैं 16 घास के मैदान। पहले तो देखते हैं ये जो मैदान और ये जो रीजन है, ये साउथ इंडिया का जो कोस्ट है, ये यहाँ की क्या खासियत है वेस्टर्न घाट की। तो वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट ये वन्य जीवों से और बहुत ज़्यादा पेड़ पौधों की मतलब की वैरायटियों से भरा हुआ ये स्थान है। ये भारत का सबसे महत्वपूर्ण बायोस्फीयर रिजर्व है और विश्व के हॉट स्पॉट में शामिल है। ठीक है, बायोस्फीयर हॉट स्पॉट है वर्ल्ड का। यहाँ बारिश बहुत होती है, लेकिन मैंने बोला कि बारिश हो, लेकिन अगर हिल है तो हिल पर गिरता हुआ पानी बह जाता है, तो बहुत ज़्यादा पानी वहाँ रुक नहीं पाता है। और उसके अलावा हिलों में जो ये वेस्टर्न घाट की जो हिल्स हैं, यहाँ पर लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। तो वहाँ की जो मिट्टी होती है उसमें उसकी जो क्वालिटी होती है, यानी जस्ट जहाँ जो ढलान पर जो मिट्टी होती है उसमें न्यूट्रिशियंस यानी कि पोषक तत्व बहुत कम मात्रा में होते हैं, तो क्वालिटी पुअर होती है, पानी रुक नहीं पाता है, तो प्रकाश संश्लेषण उतना तेज नहीं हो पाता है। सूर्य का प्रकाश है लेकिन ये प्रोसेस उतना स्ट्रांग नहीं हो पाता है। तो जहाँ जहाँ पर ये प्रोसेस स्ट्रांग नहीं हो पाता है वहाँ पर घास के मैदान बन जाते हैं, वहाँ पर घास के मैदान बन जाते हैं। और इन मैदानों को बोलते हैं 16 ग्रास लैंड्स। क्या बोलते हैं? 16 ग्रास लैंड्स। इनमें ये सह्याद्री जो पर्वत श्रृंखला है यहाँ पे पाए जाते हैं। नीलगिरी हिल्स
यहाँ पर पाए जाते हैं। इलायची की पहाड़ियाँ कार्डामोम हिल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। पलानी हिल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। पलानी हिल्स, अन्नामलाई हिल्स जो हैं वहाँ पाए जाते हैं। अन्नामलाई हिल्स, पलानी हिल्स, नीलगिरी हिल्स, सह्याद्री हिल्स और इलायची की पहाड़ियाँ कार्डामोम हिल्स। 5 जो हिल्स हैं वहाँ पर ये 16 घास के मैदान ज़्यादा पाए जाते हैं। 16 घास के मैदानों को अगर आप देखेंगे ना तो ये पहाड़ियों पर हैं और बीच बीच में जहाँ पर ये पहाड़ियों की जहाँ घाटियाँ बनती हैं तो वहाँ पर वन भी होते हैं। यानी जहाँ पर जैसे पहाड़ियाँ ऐसे आती हैं तो यहाँ पर वन भी मिल जाते हैं, वनों का पैच यानी वनों का समूह मिल जाता है और बाकी एरिया में ऐसे घास होती है, देखने में बहुत सुंदर लगता है। ठीक है। घास के मैदान सदाबहारी वृक्षों के साथ। सदाबहार क्यों? यहाँ पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन पेड़ होते हैं। क्यों? क्योंकि सारे साल नमी रहती है, धूप रहती है, तो यहाँ जो वृक्ष पाए जाते हैं वो सदाबहार होते हैं। ठीक है। और ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वो कह सकते हो। और कुछ मतलब डेसिडुअस भी होते हैं, जहाँ कम बारिश होती है वहाँ पर, जिन जगह पर कम बारिश होती है वहाँ पर डेसिडुअस यानी पतझड़ वाले भी कुछ वृक्ष बीच बीच में पाए जाते हैं। 16 घास के जो मैदान हैं यहाँ पर भी बहुत स्पेशल टाइप के जीव जंतु पाए जाते हैं। जैसे वेस्टर्न घाट में हॉर्नबिल लंबी चोंच वाली चिड़िया बहुत बड़ी होती है, उसकी चोंच बहुत लंबी होती है। हॉर्नबिल रंगीन कलरफुल भी होती है। नीलगिरी थार जो कि केवल नीलगिरी एरिया में पाई जाने वाली एक भेड़ जैसी दिखती है, वो सिर्फ नीलगिरी एरिया में पाई जाती है और उसको वो वहाँ की धरोहर है। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ियों की। और लॉयन टेल मकैक यानी लॉयन टेल लंगूर, एक लंगूर पाया जाता है नीलगिरी की पहाड़ियों में जो कि जिसकी पूंछ जो है वो शेर की तरह होती है, मतलब शेर की पूंछ की तरह होती है। और बहुत से टाइगर रिजर्व भी पाए जाते हैं यहाँ पर, जैसे पेरियार टाइगर रिजर्व केरला में है, और कर्नाटक में बांधवगढ़ है, और कुद्रेमुख है, अंसी टाइगर रिजर्व हैं, ये सब नेशनल पार्क भी हैं। तो ये सब पाए जाते हैं। तो इन मैदानों में एलिफेंट बहुत पाए जाते हैं, जैसे केरला वगैरह में तो एलिफेंट बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो देखा जाए तो ये जो घास के मैदान हैं ये भी इन जीव जंतुओं के लिए लाइफ लाइन है, यानी कि जीवन रेखा है। तो इतना सब घास के मैदानों के बारे में जानने के बाद हम नेक्स्ट एपिसोड में अभी और चर्चा करेंगे घास के मैदानों से जुड़ी हुई बातों पर। और आप सब लोग इसको बहुत ध्यान से देखिए, इसमें बहुत हर एक चीज़ में जो मैं बता रहा हूँ हर एक चीज़ इम्पोर्टेंट है। समझ लीजिए कि ये सैकड़ों प्रश्नों का एक इस जो जितना मैं बताया उससे करीब 100 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। हम अभी घास के मैदानों पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे, सीखेंगे कि घास के मैदान आखिर और किस लिए कितना इम्पोर्टेंट हैं और उनसे हमको क्या क्या मिलता है, उनको खतरा किन चीज़ों से है, सब कुछ है ना। तो मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में अगले नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिए।